देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर और आज हम बात करने वाले हैं चुनावों की, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। बीते एक महीने से जो उठापटक देखने को मिली, जिस तरीके का सियासी समीकरण देखने को मिला, आज जनादेश का दिन है। आज जब जनादेश का दिन है तो सुबह से ही हलचल तेज है। तमाम सियासी दल, तमाम राजनेता अपने दिलों की धड़कन थामे बैठे हैं, क्योंकि सवाल यहां पर सीधे सत्ता का है, उस कुर्सी का है जिसके लिए नेता जद्दोजहद करते हैं और जनता के आगे अपने तमाम मुद्दे लेकर, तमाम बातें लेकर, एक दूसरे पर छिटाकशी कर वोट मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन आज असल दिन वो दिन है जब जनता यह तय करेगी कि किस राज्य में उसे किसकी सरकार बनानी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो क्या वाकई में इस बार पश्चिम बंगाल में खेला हो जाएगा, या फिर याद कीजिए 5 साल पहले का इसी तरीके का जनादेश का वो दिन जब शुरुआत से सुबह से बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर खेला दरअसल बीजेपी के साथ ही हो गया था और टीएमसी ने अपनी सरकार बना ली थी। ममता बनर्जी जीत गई थी। तो इस बार क्या होगा 2026 के विधानसभा चुनावों में, यह देखना दिलचस्प होगा। एक एक कर आंकड़े तमाम सामने आते जा रहे हैं। न सिर्फ पश्चिम बंगाल, केरल में क्या कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन अपनी वापसी कर पाएगा? इसके साथ ही असम में क्या हिमंता बिस्वा शर्मा दोबारा से कुर्सी पर बैठेंगे? पुडुचेरी में किसकी सरकार बनेगी? तो वहीं तमिलनाडु का भविष्य आगे आने वाले 5 सालों के लिए क्या होगा? ये वो तमाम सवाल जिनका जवाब आज सुबह से हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़े के कर सामने आ रहे हैं, वो आंकड़े भी हम आपके समक्ष रखेंगे। और ये देखिए, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, किस तरीके से मिठाइयां खिलाकर बीजेपी दफ्तर में एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है। गौरव भाटिया आपको दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं एक एक कर। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स की एक तस्वीर जहां पर मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक दूसरे को झालमुड़ी भी खिला रहे हैं। झालमुड़ी इसीलिए भी क्योंकि ये पश्चिम बंगाल को दर्शाती है। पश्चिम बंगाल में जरा देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब झालमुड़ी खाने के लिए पहुंचते हैं तो उसका भी एक अलग रंग, एक अलग कलेवर देखने को मिलता है। चारों सीट्स पर बीजेपी आगे चल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई। और ये देखिए, वही जश्न झालमुड़ी के जरिए और एक दूसरे को मीठा खिलाकर भी और झालमुड़ी के जरिए भी बीजेपी के तमाम नेता मनाते हुए दिख रहे हैं। रसगुल्ला बांटा जा रहा है, झालमुड़ी बांटी जा रही है। पश्चिम बंगाल में एनडीए आगे चल रही है और शायद ये बीजेपी का वो सपना, एनडीए का वो सपना जो बीते कई सालों से भारतीय जनता पार्टी देख रही थी। यही एक बड़ी वजह है कि लगातार जद्दोजहद कर रहे थे। 3 से 77 पर आए, 77 से अब बहुमत की ओर। लेकिन क्या यही असल परिणाम होंगे? अभी कुछ पूर्णतः कहा नहीं जा सकता। अभी ये सिर्फ आंकड़े हैं जो सामने। इस बीच एक बड़ी खबर आपको कोलकाता से बता दें, जहां पर मतगणना केंद्र पर भारी बवाल हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। पश्चिम बंगाल जो हिंसा के लिए जाना जाता है, एक तरफ पश्चिम बंगाल अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सियासी समीकरणों और हिंसा के लिए जाना जाता है। ये राजनीतिक क्षेत्र की वो भूमि है जो हिंसा के नाम लिखी हुई है। एक बार फिर से टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जब मतदान चल रहे थे तो उन दिनों भी हमने देखा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बात बात पर आगे आ रहे थे, एक दूसरे के सामने आ रहे थे। छुटपुट घटनाएं भी देखी गई थी। और आइए फटाफट से रुक करते हैं। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। और मोदी जी ही सुरक्षित करेंगे बंगाल को। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है और इसलिए इन चुनाव में जनता का यह भाव प्रकट हुआ है। और एक कार्यकर्ता के नाते आज बंग विजय से मैं भी बहुत भावुक हूं और अब पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब विकास की, सुरक्षा की, क्योंकि हमें सुरक्षा भी जरूरी है देश के लिए।
एक नया अध्याय लिखेगी। मन संतुष्ट है और संतोष से भरा हुआ है। मोदी जी का अभिनंदन। अमित शाह जी ने जबरदस्त परिश्रम किया, रणनीति बनाई और लाखों लाख कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष नितिन जी सहित अभियान में जुटे रहे। सब कार्यकर्ताओं को प्रणाम और जनता का आभार। ये परिणाम तो बहुत आश्चर्यजनक है। पुडुचेरी में फिर शानदार बहुमत, आसाम में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है कि जहां भाजपा की एनडीए की सरकार होती है वो परफॉर्म करती है। और आसाम को भी अराजकता और घुसपैठ से बचा के सुरक्षित बनाने का काम हुआ है, विकसित बनाने का काम हुआ है। और ये काम और चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। तो वहां भी मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण, विकास की विजय, विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित आसाम और विकसित पुडुचेरी। तो शिवराज सिंह चौहान को आप यहां पर सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि एनडीए अपनी सरकार बनाएगी। जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, इनको फाइनल वर्डिक्ट तो अभी नहीं कहा जा सकता। अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर आपने केंद्रीय मंत्री को यहां पर सुना, जो ये कह रहे हैं कि एनडीए बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और हमारा जो प्रदर्शन है वो बेहद अच्छा रहा है। इस बीच ये तस्वीरें देखिए, ढोल नगाड़ों की थाप और किस तरीके से जश्न मनाते हुए तमाम कार्यकर्ता, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। एनडीए हर राज्य में अच्छा प्रदर्शन लगभग करती हुई दिख रही है, उसको लेकर ये देखिए किस तरीके से जश्न भी मनाया जा रहा है। तो अलग अलग जगह से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी को लेकर भी यहाँ पर नारेबाजी जो है वो लिखी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आसनसोल में टीएमसी दफ्तर में आगजनी की गई है। बड़ी खबर, आसनसोल में टीएमसी दफ्तर में आगजनी की एक खबर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगा है। जनादेश का दिन हिंसा की भेंट चढ़ता हुआ इस तरीके से दिखेगा, ये शायद इतना नहीं सोचा गया होगा कि आगजनी तक की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में कोई नई बात नहीं है। ये पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है जहां पर चुनाव कुछ इसी तरीके से हिंसा के रंग में रंगे हुए संपन्न होते हैं। मतदान के दौरान भी छुटपुट घटनाएं हुई और आज जब जनादेश का दिन है तब भी देखिए किस तरीके से ये छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं। अब कोई इसमें हताहत हुआ है या नहीं हुआ है या क्या है, अभी पूर्णतः जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो इस बीच हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, कि उनका परिचय भी करा देते हैं, जरा उनसे भी उनकी राय ले लें कि आज जनादेश के दिन पर किस तरीके का माहौल वो महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सौरभ त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों को टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और सबसे पहले राम पांडे जी का रुख करते हुए, राम पांडे जी कैसा महसूस कर रहे हैं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं? अभी आपको क्या लग रहा है? केरल में तो चलिए अच्छा जा रहा है, केरल में जीत पक्की लग रही है? आंकड़े देखकर तो ऐसा लग रहा है, और रुझान देखकर और प्रदर्शन देखकर और खुशी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि केरल में भी बीजेपी जीत गई है, तमिलनाडु में भी बीजेपी जीत गई है। मैं बहुत कोशिश कर रहा था डेटा जानने के बारे में, तो केरल के तो मिल ही नहीं रहते कि केरल में चुनाव हो भी रहा है। तमिलनाडु के बारे में भी बड़ी मुश्किल से जानकारी मिली। जहां देखो केवल ऐसा लग रहा था जैसे 5 राज्यों में जहां जहां बीजेपी जीती है केवल वहीं चुनाव हो रहे हैं। तो जैसा भी है, जैसे भी जीती हो बीजेपी को बहुत बहुत बधाई। और मैं तो जिस दिन आपकी कह रही हूँ, आप आरोप लगा रहे कि मैं आंकड़े ढूंढ रहा था कहीं मिल नहीं रहे। मैं तो सीधे आपकी तारीफ करते हुए कह रही हूँ कि केरल में आपको जीत पक्की लग रही है, आप तब भी आरोप लगा रहे हैं। राम पांडे जी, आज तो खुशी का दिन है, लग रहा है केरल में कांग्रेस का गठबंधन इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आज भी आरोप प्रत्यारोप। आपके चैनल की जब शुरुआत हुई थी अभी डिबेट की, तो उसमें कांग्रेस के किसी नेता को नहीं दिखाया गया, सारे बीजेपी वाले ही दिखाए गए या अन्य पार्टियों के। अभी भी आप दोबारा रिमाइंड करके देख लीजिए, उसमें न राहुल गांधी जी हैं, न खड़गे जी हैं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं दिखाया गया।
कि जिसमें मतलब एक आपके चैनल पर कम से कम ये तो आना चाहिए था कि जब हम विश्लेषण शुरू करते हैं तो सब पार्टियों के नेताओं को दिखाया जाए। तो अभी आप बोल दीजिए अपने चैनल हेड को कि कम से कम इतना राम पांडे जी, इतनी शिकायतें तो ना अच्छी करें। नहीं होती हैं। राम पांडे जी सुनिए, मैं लाइव ये तस्वीरें आ रही हैं, जिस की जैसे जैसे जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं वैसे वैसे दिखाई जा रही हैं। इतनी शिकायतें भी अच्छी नहीं होती हैं, हर बार आप शिकायतें ही करते रह जाते हैं। चलिए इतनी मैडम, शिकायतें आप करेंगे तो जनता ये आप- कहेगी, जनता कहेगी इनको कितना भी कर लो ये रोते ही रहते हैं। ऐसे मत कीजिए। आज अच्छा दिन है, जरा अपने कार्यालय में मिठाइयां बांटिए कि केरल में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो मैं दूसरे राज्यों की तरफ पहुंची भी नहीं, मैं सीधे आपकी सराहना करते हुए केरल पर आई हूँ। तो ये तो खुशी जी का जी दिन मैडम, है। सब मिठाइयां जो बांटी जो अपने आप हेडक्वार्टर्स में, तस्वीरें हम भी दिखाएं कि मिठाइयां बट रही हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो सब तमाम तस्वीरें एक एक कर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। नहीं मैडम, वो तो कांग्रेस कार्यालय की खबरें आप पर नहीं आएंगी। जो भी नकारात्मक खबरें होंगी कांग्रेस की, वो केवल आप दिखाएंगे। सकारात्मक खबरें दिखाने की, ना दिखाने की आपने कसम खा रखी है मीडिया ने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मीडिया का जो आगे काम है बढ़िए, क्योंकि बीजेपी इन का साथ आरोपों देना, का वो दे कोई रही है। जवाब हाँ, आपको संतुष्ट हम कोई शायद जवाब नहीं नहीं कर है। पाएंगे। हाँ आप कांग्रेस को हाँ संतुष्ट हाँ करना हाँ, शायद मुश्किल है। ठीक है। तो नहीं, मैं केरल के आपको आंकड़ों पे चैलेंज कर बात रहा हूँ। करते आप हैं, केरल शुरुआत के जो आंकड़ों पे बात करते हैं। राम पांडे जी, केरल के आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं कांग्रेस के लिए। आपको लग रहा है जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? अब ये तो मोदी की हार है ना केरल में। मोदी जी गए थे वहां चुनाव प्रचार करने के लिए। क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की हार है केरल में? क्यों नहीं दिखाया जा रहा है केरल में अमित शाह की हार है? क्या केरल राम पांडे भारत जी, का आज राज्य मैं नहीं है आपको क्या? न्योता देती हूँ, मैं अपने चैनल से ना एक ऑफर लेटर बनवाती हूँ। आप कांग्रेस दफ्तर में बैठ के प्रवक्ता के तौर पर तो बैठते ही हैं, आप हमारे चैनल को एक काम कीजिए, 8 घंटे 9 घंटे की एक ड्यूटी होती है, वो ज़रा दीजिए और आप डिसाइड कीजिए क्या चलना है क्या नहीं चलना है। टॉप बैंड्स क्या चलने चाहिए, लोअर बैंड्स क्या चलने चाहिए, कब क्या दिखाना चाहिए, सारे स्लॉट्स क्या होने चाहिए। तो मैं आपको एक ऑफर लेटर भिजवाती हूँ, तो ऑफर लेटर प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा और आपको पूरी तरीके से मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। और बल्कि मेरे लिए भी अच्छी बात होगी, राम पांडे जी आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, तो आप और मैं मिलकर एंकरिंग करेंगे। मैडम, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके चैनल की 1% भी गलती नहीं है। ये मोदी और अमित शाह की गलती है कि उन्होंने मीडिया को डरा के और दबा के रखा हुआ है। आपके चैनल की कोई गलती नहीं है। यदि जिस दिन मोदी सरकार और अमित शाह की सरकार चली जाएगी, सारे चैनल स्वतः पहले 2014 के पहले जैसे थे सारे स्वतंत्र हो जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं मीडिया की गलती नहीं है, ये गलती नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है, जो सच्चाई को सामने नहीं आने देते हैं। पिछले 17 दिन में दुनिया में मीडिया की रैंकिंग 17 नीचे और गिर गई। अगर ये जो सच्चाई को सामने नहीं आने दिया जाता होता, आप ये कह रहे हैं, तो केरल में आपकी तारीफ में क्यों करती, जरा ये बताइए। मैडम, अभी तक केरल के विजुअल नहीं दिखाया एक बार भी जरा देखिए, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ, डिबेट हमारी शुरू हुई, आपसे मैं बार बार केरल की बात कर रही हूँ, आपने एक बार भी मुझे ये लाइन नहीं कही, ना ही दर्शक जो आपको सुन रहे हैं आपने कहा कि हाँ कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है और ये उसी का नतीजा है कि जनता ने केरल में कांग्रेस को चुना है, हम अच्छा काम कर रहे हैं और अब देखिएगा कि हम अपना जो लेवल है वो ऐसे इंक्रीज करेंगे, हम जनता के लिए ये करेंगे। आप वो सब कुछ बात कर ही नहीं रहे, आप शिकायतों का पिटारा लेके बैठे हैं। आप यदि स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक लाइन चला दीजिए आप कि केरल में नरेंद्र मोदी अमित शाह की हार हुई। मैं तो आपको कह रही हूं ऑफर लेटर भेजने के लिए, मैं तो आपको ऑफर लेटर भेज रही हूं सर, आप मुझे ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपको ऑफर लेटर भेज रही हूं, मैं चैनल से आपको ऑफर लेटर भिजवा रही हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप लाइन चला दीजिए। लड़ने थोड़ी बैठे हैं। राम पांडे जी सॉरी, इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बिग अपडेट हम हमारे दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है, स्पीच इलेक्शन ब्रेकिंग, रिजल्ट ब्रेकिंग, बड़ी खबर। बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे शाम को 6 बजे। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जश्न की तैयारी चल रही है, शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर्स में शाम को 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर हमने आपको बताई, तपोष पाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता तपोष पाल जी। प्रधानमंत्री 6 बजे दिल्ली हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे, तो यानी कि पहले ही आप लोगों ने शाम का इंतजार भी नहीं किया है, जीत आप लोग अपनी लगभग हर राज्य में पक्की मान रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो आज ज्येष्ठ माह के पहले सोमवार की आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
अब देखिए, ये जो रिजल्ट आया है आज मैं सवेरे 8 बजे से न्यूज़ चैनल्स पे ही हूँ। तो ये जो और कल भी मैं डिबेट में था, तो कल भी जो है यही टीएमसी के लोग मुझसे कह रहे थे कि दीदी को हराना नामुमकिन है, आप जो सपने देख रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, आप दीदी अब की बार फिर से आएंगी और चौथी बार सरकार बनाएंगी। और इनकी दादागिरी अलग चल रही थी। इनका क्या नाम है, भाईपो जो है अभिषेक बनर्जी, वो तो खुलेआम इस तरीके से लिख रहे हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो आ जाएं, आप स्टॉलवर्ट किसी को भी भेज दें यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए। तो इस तरीके की चीजें बताना और लोगों के सामने दिखाना, तो ये कहीं ना कहीं इनका जो गुरूर था, इनका जो घमंड था, वो सर चढ़ के बोल रहा था और वो गुरूर टूटा है। देखिए, वेस्ट बंगाल की जो जीत है वो और असम की जीत, ये दोनों ही बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है और वेस्ट बंगाल को कहा जाता है गेटवे ऑफ ईस्ट। तो यहाँ से सारे बिजनेसेस ईस्ट के तरफ, जो सेवन सिस्टर्स के बिजनेसेस होते हैं वो सब यहाँ से लीड होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारी जो ये जीत है ये बहुत बड़ी जीत है। एक समय अभेद किला माना जाता था जब कम्युनिस्टों की सरकार होती थी, और किस तरीके से उस समय ये सारी चीज़ें उठाई जाती थी, लेकिन उसको दबा दी जाती थी और बहुत बुरी स्थिति थी। और जब कम्युनिस्ट गए वहां से, तो उसके बाद जो रही सही कसर थी वो टीएमसी ने बर्बाद कर दी। पर अगर टीएमसी को जनता नहीं चुनती तो टीएमसी, चलिए इस बार तो आप अपनी जीत आंकड़े देख के पक्की मान रहे हैं, हालांकि इस पर अभी मोहर नहीं कहा जा सकता, शाम तक कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा, क्योंकि 5 साल पहले की भी तस्वीर याद कर लीजिए जनादेश के दिन की। तपोष पाल जी, यही सुबह से माहौल था जब ये लग रहा था कि एनडीए अपनी सरकार बंगाल में बना जाएगी, लेकिन खेला हो गया था और आंकड़े इतनी तेजी के साथ बदले कि ममता दीदी कुर्सी पर बैठ गई। नहीं, उस बार भी 10-11 बजे तक जो रुझान आ गए थे वही सस्टेन किया था 5 बजे तक। उसी में ही इनकी जो है 193-194 जो है, जो अभी हमारी स्थिति है 2021 में, उनकी वैसे ही स्थिति बन गई थी जैसे बैलेट बॉक्स खुले, और उसके बाद वो सस्टेन किए। और फिर बाद में क्या हुआ, तो आप यानी कि जीत इस बार पश्चिम बंगाल में पक्की मान रहे हैं कि ममता दीदी का किला ढहेगा और कमल खिलेगा? यस डेफिनेटली हो गया है भाई, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। चलिए, तभी आपके यहाँ जश्न कितनी तैयारियां चल रही हैं, तभी जश्न कितनी तैयारियां चल रही हैं? राम पांडे जी, जरा आप भी बता दीजिएगा जश्न की तैयारियां चल रही है या नहीं। पर पहले जरा इन आंकड़ों पर सौरभ त्रिपाठी जी से भी एनालिसिस हम लेना चाहेंगे। सौरभ त्रिपाठी जी, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों को देखकर क्या कहा जाए, अभी ये थोड़े फ्रेगमेंटेड है या एक क्लियर डायरेक्शन देते हुए दिख रहे हैं? सौरभ त्रिपाठी जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए, पहले ऑडियो नहीं आ रही। मोनिका जी, ऑडिबल। अभी डिबेट की शुरुआत में पांडे जी ने क्या आपत्ति दर्ज की कि आप राहुल गांधी को नहीं दिखा रहे हैं। अब राहुल गांधी इंडिया में रहे तब तो दिखाएंगे उनको, वो चले गए बाहर तो कहाँ दिखाएंगे आप उनको। दूसरी बात रही, इससे ही समझ में आता है कि वह कितने सीरियस हैं। जब कोई एग्जाम होता है, हम लोग को एग्जाम देते हैं, जब रिजल्ट आने वाला होता है तो हमारे अंदर एक उत्साह होता है, डर होता है, भय होता है, ये होता है कि पता नहीं कैसे रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स आते हैं, जैसे भी रिजल्ट आए उसके बाद हम आगे की रूपरेखा तैयारी करते हैं। लेकिन इनको केरल के अपने रिजल्ट्स दिख रहे हैं, बीजेपी की वहां हार दिख रही है, बाकी जगह पे बीजेपी ने जो उलटफेर किया है वो नहीं दिख रहा है। वेस्ट बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि वहां पे लोगों के अंदर इतना डर था दीदी के प्रति कि वो बोलने को नहीं तैयार थे, और जितने साइलेंटली उन्होंने वहां पे वोट किया है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट किया है उन लोगों ने कि किस तरह साइलेंटली जब वोटर काम करता है। 92% वोट हुए, जबकि 54 लाख वोट, पूरे टोटल की बात कर रहा हूं, 54 लाख वोट कटे थे, एसआईआर में 90 लाख कटे थे, 32 लाख वोट बढ़े थे, 92% वोट बढ़े। उसके बावजूद, और जिस प्रकार से पब्लिक जब एक तरह से कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री कहूंगा मैं इसको बीजेपी की, और वहां पे लोगों ने इसको, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र सौरभ जी मैं लौटूंगी, बहुत माफी के साथ रोक रही हूँ। बड़ी खबर असम से आ रही है, कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई की हार, बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई की हार की खबर है। असम के जोरहाट सीट से गौरव गोगोई की हार की खबर निकलकर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं असम से। असम में भी एनडीए आगे बढ़ती हुई दिख रही है, और जिस तरीके से कमल खिलता दिख रहा है, तो वहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर गौरव गोगोई, उनकी हार मानी जा रही है। जो खबर अभी आंकड़ों पर देखकर सामने आया है, असम के जोरहाट सीट से गौरव गोगोई की हार।
अब कांग्रेस का इस पर रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सौरभ त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम जल्द फिर से रुख करेंगे, लेकिन पहले जरा राम पांडे जी से रिएक्शन ले लिया जाए। राम पांडे जी, गौरव गोगोई की हार की खबर निकलकर सामने आ रही है आंकड़ों के अनुसार। ये बताइए, गौरव गोगोई को तो हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मान रहे थे हेमंता के क्रॉस में वर्सेस में। हार जीत तो अटल जी की भी हो गई थी, इंदिरा जी की भी हो गई थी। बड़े बड़े नेता हमारे देश में हारे हैं, लेकिन अभी जो हार जीत हो रही है उसका एक कारण हिंदू मुसलमान और है, जो कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान ये, और विशेषकर असम और बंगाल में तो घुसपैठिए हिंदू मुसलमान के अलावा कोई बात नहीं की थी, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार हम हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, और चूंकि देश में करीब 85% आबादी हिंदुओं की है, 15% मुसलमानों की है, तो जब हिंदू मुसलमान पर हम वोट मांगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होता है, लेकिन देश को नुकसान होता है। जैसे 95 का डॉलर हो गया, हमारे निर्णय अमेरिका ले रहा है। ट्रंप कहता है जब चाहूंगा मोदी की राजनीति खत्म कर दूंगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा इस बात का नुकसान होता है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो जो मैं आपको बीजेपी के कारण जिताने के बताता हूं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो बीजेपी की हिंदू मुसलमान की राजनीति है, ये कारण है। फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, ये सब तो है ही। सारे समीकरण जितने भी जो षड्यंत्र हो सकते हैं, गलत तरीके से बीजेपी चुनाव जीतती है, तो हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट राम मांगना पांडे जी, ही जब हार होती है है। कहीं पर, जब कहीं हार होती है तो आप एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, हिंदू मुसलमान का आरोप लगाते हैं। अब केरल में तो एनडीए अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, देखिए जगह भी नहीं बना पा रही। केरल में आप लोग ही आगे, बल्कि आप तो लेफ्ट को गायब कर देंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार बन जाती है तो मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पता है, 1960 के दशक के बाद ऐसा पहली बार होगा जब किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं होगी। तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि एजेंसीज नहीं पहुंची, सीबीआई नहीं पहुंची, ईडी नहीं पहुंची, हिंदू मुसलमान नहीं किया, यहां भी कह दीजिए। नहीं, उनका जो टारगेट था भारतीय जनता पार्टी का इस समय, इस बार विशेषकर पश्चिम बंगाल था, सेकंड नंबर पर असम था। क्योंकि तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 0 पर आती हैं, और 0 से यदि वहां जीतते तो एक वो बहुत बड़ा गलत मैसेज जाता। असम में बीजेपी की ऑलरेडी सरकार थी, तो ये सोच समझकर यानी कि स्ट्रैटेजी अख्तियार की गई एनडीए की तरफ से। इस बीच एक बड़ी अब खबर, बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत, नॉर्थ बंगाल की सभी 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलती हुई दिख रही है। ये बिग अपडेट, पश्चिम बंगाल में बीजेपी आगे चल रही है, नॉर्थ बंगाल की सभी 28 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो क्या ममता दीदी का किला ढह जाएगा, और अगर ढह जाएगा तो फिर ममता बनर्जी की राजनीति का आगे क्या होगा, किस तरह का उनका राजनीतिक भविष्य होगा, इस पर हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से भी उनका टेक लेंगे, बट राम पांडे से हमारी चर्चा चल रही थी। राम पांडे जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज यदि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसका श्रेय ममता बनर्जी जी को ही जाता है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी 0 थी, बीजेपी को कोई देखना सुनना पसंद नहीं करते थे, बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल जाने की हिम्मत नहीं करते थे। ममता बनर्जी ने बीजेपी से गठबंधन किया, बीजेपी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनी, एक बार आ गई, फिर दोबारा फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया। बार बार बीजेपी के साथ गठबंधन करने के कारण बीजेपी की वहां एंट्री हो गई, और बीजेपी यही करती है। उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ गठबंधन करके नवीन पटनायक को वहां खत्म कर दिया। यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बीजेपी जिस राज्य में घुसती है, नीतीश कुमार के थ्रू घुसी, नीतीश कुमार को वहां खत्म करके बिहार में खुद वहां सीएम बन गई। तो ममता बनर्जी ने ही एंट्री दी थी। तो ममता बनर्जी के साथ बीजेपी ने जो सलूक किया है वो बिल्कुल सही किया है।
हम तो बंगाल में इस बार सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। चलिए, ये तो हमारे लिए राहुल दोनों गांधी ने भी पार्टी स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर ममता बनर्जी एंट्री के लिए जगह नहीं देती तो बीजेपी एंट्री नहीं कर पाती है। तो राहुल गांधी ने भी स्टेटमेंट दिया था। रजनीश शाह जी भी हमें जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन पहले सौरभ त्रिपाठी जी के पास मैं जाना चाहूंगी। सौरभ त्रिपाठी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आंकड़ों को लेकर हम बात कर रहे थे। आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, क्या ये क्लियर डायरेक्शन दे रहे हैं कि हाँ इस राज्य में इसी की जीत पक्की है? अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज सौरभ जी, ऑडिबल नहीं है आप जी। ओके। देखिए, अभी पांडे जी एक बात कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसकी विजय है। इस एक स्टेटमेंट था, अब यही बताएंगे, इनके नेता थे, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम्स का। ये स्टेटमेंट किसका था बता सकेंगे ये मुझे? जब बजट आया वेस्ट बंगाल का इस बार, तो 5500 करोड़ से ज्यादा का बजट मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए था और सिर्फ 1100 करोड़ का बजट आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए था। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? कौन? ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव कौन शुरू किया था? जो अभी अगर आप जो रिजल्ट देखेंगे, 100 हार हो गई है कांग्रेस की। लगातार बीजेपी जीत रही बिहार में, हरियाणा में और एमपी में, महाराष्ट्र में। आप जब सब देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स को लेके, मुस्लिम वोटर्स को केंद्र में लेके जिस तरह की राजनीति की जाती थी, अब उस राजनीति का पटाक्षेप हो चुका है। अब आप हिंदुत्व को, हिंदुओं को एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड लेके राजनीति नहीं कर सकते, और यही चीज इस रिजल्ट में भी दिख रही है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव लड़े। उसका बहुत स्पष्ट रीजन ये है कि अगर ममता बनर्जी चौथी बार इलेक्शन जीतती तो वह प्राइम मिनिस्टर का फेस बन सकती थी, और कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी के अलावा कोई और व्यक्ति एज अ प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट उभर कर आए। तो ये सारी चीजें हैं। तो कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अगर आज बीजेपी वेस्ट बंगाल में बनी, उसका कारण तृणमूल कांग्रेस है, तो जो सेंटर में आई है उसका कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस है। जी मोनिका जी, तो उसका कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस ही है। और कांग्रेस के अगर आंकड़े भी देखें तो बंगाल में कोई प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन के नाम पर जीरो है। और क्या ये भी कहे सौरभ त्रिपाठी जी कि कांग्रेस बंगाल में उतना एक्टिव दिखी नहीं, क्योंकि अगर दिखती तो शायद कुछ कमाल कर पाती। कांग्रेस एक्टिव थी ममता बनर्जी को हराने के लिए। उसका स्पष्ट कारण ये था तो फिर यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन गई। जो बी टीम सी टीम की राजनीति में आरोप लगते हैं, तो बंगाल में तो कांग्रेस ही बी टीम बन गई बीजेपी की। कांग्रेस बीजेपी की बी टीम नहीं थी, कांग्रेस अगेंस्ट में थी ममता बनर्जी के। वो नहीं चाहती थी कि ममता बनर्जी इतना बड़ा चेहरा बन जाए कि कल राहुल गांधी के लिए खतरा बन जाए। 2029 में फिर से राहुल गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर फोकस कर सके, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वहां पे ममता बनर्जी की सरकार करे। और अगर कांग्रेस चाहती कि अगर वो चली इंडी गठबंधन की जो मर्यादा है उसका भी सम्मान करती, तो कम से कम राहुल गांधी स्टेटमेंट तो नहीं देते। अपना इलेक्शन जैसे लड़ते रहते 294 के 294 आपने कैंडिडेट लड़ाए, तो आपको क्या लग रहा था कि आप बीजेपी का वोट तोड़ने जा रहे हैं? वहां पे आपको नहीं पता था कि आप किसके साथ गठबंधन में हो। हर राज्य में आपका गठबंधन आपकी अवसरवादिता के अकॉर्डिंग तय होता है। राम पांडे जी, एक बात बताइए, रजनी जी मैं आऊंगी आपके पास। इस गठबंधन को लेकर एक मन में सवाल है। आप जो ये इंडिया अलायंस है, आपको कई बार ये महसूस नहीं होता इस इंडिया अलायंस की वजह से कांग्रेस राज्यों में पर्टिकुलरली जब सिंगल खड़े होकर प्रदर्शन करने वाली बात आती है तो आप लोग कहीं फंस जाते हैं? क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस आप विपक्ष के भूमिका में उनके लिए इतना ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, आप सिर्फ एक पक्षीय होकर साइडलाइन होकर रह जाते हैं। कई बार आपको ये फील नहीं होता कि इसका नुकसान भी राज्यवार आपको होता है? देखिए, आप और त्रिपाठी जी इंडिया का कितना अपमान कर रहे हैं। इंडिया को इंडी बोल रहे हैं। बताइए, इससे ज्यादा बायस्ड कितने होंगे आप? इंडी अलायंस का फुल फॉर्म क्या है? एनडी अलायंस का फुल फॉर्म क्या है? इंडी अलायंस, जो इंडी गठबंधन का एनडीए में जो ए आता है आखिरी में, वो जो ए का मतलब एनडीए का, वही इंडिया का है। वही है ना, तो आई ही तो हुआ ना। ये कहाँ घुसेड़ दे रहा है जबरदस्ती? इंडिया बना दे रहा है। इंडी गठबंधन को इंडी गठबंधन ही रहने दीजिए।
पब्लिक को इंडिया इतना नाम है बेवकूफ उसका। मत समझिए, पब्लिक समझ चुकी है। आपका जो हश्र हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। आप आज भी पब्लिक को मूर्ख समझते हैं। आपके लिए एक अरे मतलब गधे, होगा, इंडिया बोलते हैं इंडिया का उसको। पार्ट होगा, लेकिन हमारे लिए अलायंस अलायंस वर्ड है, इसीलिए मैंने इंडी गठबंधन वर्ड यूज किया है, इंडी अलायंस वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। बात जी, ठीक है राम पांडे तो जी, हर इस चीज मूर्ख पर को नहीं पता है, इंडिया नाम है उसका। पहले तो मेरी बात सुनिए। शब्दों का चयन राम पांडे जी ठीक कीजिए, फिर यहीं पर भाई बहस साहब, बिगड़ मैडम, जाती मैं है। आपसे शब्दों ज्यादा का खराब चयन कहिए, बोल नहीं मूर्ख सकता होता। हूं पांडे जी। मैडम, और आप आपको इंडिया डिबेट बोल छोड़ सकती के हैं। भागना पड़ जाएगा, बदतमीजी मत करिएगा बिल्कुल मैडम, से। आप तो इंडिया बोल सकती हैं। यस, गधे को हटाइए। मैडम, आप तो इंडिया राम बोल सकती पांडे हैं जी, ना। दो चीजें मैं आपको कहूंगी। पहला ये- और सबसे ये महत्वपूर्ण, मोनिका जी गलती अपने इनकी नहीं है, शब्दों ये का हताशा इस्तेमाल है सही मैडम। कीजिए, यहीं से ये डिबेट ये बिगड़ती हताशा है। है, आप राम समझिए। पांडे जी, आप इनकी वरिष्ठ हताशा हैं, समझिए। कृपया शब्दों का इस्तेमाल इंडिया सही बोलिए, करिए, इंडिया को। शब्दों का इंडिया इस्तेमाल को, सही इंडिया करिए। बोलिए। इसीलिए को इंडिया बोलिए। 100 से ज्यादा जा रहा था, लेकिन यहां पर बड़ी खबर, बिग अपडेट आपको बता रहे हैं कि गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं 23,182 वोटों से। राम पांडे जी का रुख करेंगे। राम पांडे जी, आप कह रहे थे कि धर्म की राजनीति की वजह से असम में भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से रजनी शाह जी की भी बातें हमने सुनी, वो कह रहे हैं कि विकास और कनेक्टिविटी और साथ ही कम्युनिकेशन, जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कभी एक वक्त पर आप ही के कोहिनूर थे, वो जो अब बीजेपी का हिस्सा बने हुए हैं, उनकी बदौलत बीजेपी जीत रही है। गलत। बीजेपी ने कहा था हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डालेंगे। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटालेबाज है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी हेमंत बिस्वा शर्मा के विरोध में। जिस हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी घोटालेबाज मानती है, जिस हेमंत शर्मा को बीजेपी जेल में डालना चाहती थी, जिस शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी कहती थी कि जेल में सड़ा देंगे, जब ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये तो प्रदेश को लूटेंगे कि विकास करेंगे। आज हिंदुस्तान में यदि किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से या एमबीए स्टूडेंट से या किसी से भी बात की जाए तो उससे पूछा जाता है कि भाई कहाँ जा रहे हो जॉब करने के लिए? बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली। असम कोई क्यों नहीं जाना चाहता है? कभी नाम नहीं आता है कि असम में जाना चाहते हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था इस चुनाव में कि 5-10 लाख मुसलमानों के वोट कम कर दो। चुनाव आयोग से एक मुख्यमंत्री कह रहा है मुसलमानों की दुकानों से सामान मत खरीदो। एक मुख्यमंत्री कह रहा है। क्या जिस मुख्यमंत्री की इतनी घटिया सोच हो, जो मुख्यमंत्री घोटालों में फंसा हो, जिस मुख्यमंत्री को बीजेपी जेल में डालकर सड़ाना चाहती हो, वो घोटाले करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, पैसा कमाएगा या वो विकास करेगा? यदि कोई योजना आएगी तो आधा पैसा तो वो खुद ही खा जाएगा। उसका दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना पैसा वो दिल्ली भेज रहा है, ये हम उससे हेमंता से पूछना चाहिए। और जहां कर चुनाव हारने की जीतने की बात है, मैं उत्तराखंड चुनाव में गया था, बीजेपी का सीएम हार गया था वहां, पुष्कर धामी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बीजेपी के सीएम पुष्कर धामी को हरा दिया था और बीजेपी ने उस हारे हुए सीएम को दोबारा से सीएम बना दिया था। आप बताइए, घोटाले तो ये चीज तो टीएमसी में भी हुई थी ना। पिछली बार ममता बनर्जी अपनी ही सीट हार गई थी, उपचुनाव में जीती, फिर मुख्यमंत्री बनी। ये तो बंगाल में भी देखा गया था पिछली बार 5 साल पहले। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं तो ममता बनर्जी भी हारी है, अटल जी भी हारे हैं, पुष्कर धामी भी हारे हैं, बड़े बड़े नेता हिंदुस्तान के चुनाव हारे हैं। तो चुनाव हार जीत अलग बात है। ये कसम में एक फैक्टर और है, प्रति वोटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50,000 रुपया दिया है, चाहे वो लाडली बहना के नाम से दिया हो, चाहे किसी भी तरीके से दिया हो। असम में एक वोटर के पास 50,000 रुपया पहुंचा है। अब बताइए, एक वोटर पर 50,000 रुपया पहुंचेगा तो वो वोट क्यों नहीं देगा? तपोष पाल जी, जवाब इस पे, आप जीत रहे हैं असम में, ठीक है। तपोष पाल जी, तमाम आरोपों का क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? देखिए, असम में हमारे जो एक्सपेक्टेशन थी वो 100 पार करने की थी और वेस्ट बंगाल में हमारे 200 पार करने की थी। नहीं, अभी असम की बात करते हैं जो राम पांडे जी तमाम आरोप लगा रहे हैं। 101 का रुझान दिखा रहा है और हम उसमें सफल हुए हैं। और हमने ये सोचा था कि कांग्रेस का जो है वो आंकड़ा 10 से नीचे आएगा, लेकिन असम में कांग्रेस 23 के आसपास मिला है। तो खैर, मतलब उनके लास्ट मोमेंट पे 2 कद्दावर नेता छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लिए थे और उनको टिकट दिया गया था।
तो ये माना जा रहा था कि असम कांग्रेस जो है इस बार बहुत ही मतलब बहुत बुरी स्थिति में है, और वो क्या कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तपोष पाल जी, हेमंता बिस्वा आप ले गए कांग्रेस से, अब आप फिर भी कह रहे हैं कि अभी 2 नेता भी ज्वाइन कर गए थे तो कांग्रेस को और नुकसान हुआ। सारे नेता जब उनके ले जाएंगे तो उन्हें नुकसान होगा ही। हाँ, अब इसमें मैं कुछ चक्कर कहना क्या है कि चाहूंगी। देखिए अभी ठीक है, आपने आगे मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी देखिए, आम आदमी पार्टी का आपने देखा है कि किस तरीके से वहां भगदड़ मची। जब दिल्ली की सरकार गई उसके बाद से ही वहां भगदड़ मचनी शुरू हो गई थी। तो ये भगदड़ अभी टीएमसी में भी मचेगी, और ये भगदड़ ऑलरेडी यहाँ पे असम तो में आप तो मची गई है। टीएमसी में भी अगर मचेगी, आप कह रहे हैं टीएमसी के एक नेता को तो आप हिंसावादी करार दे देते हैं, तो टीएमसी के नेताओं को अब इस भगदड़ के बाद ले लेंगे क्या, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना लेंगे क्या वॉशिंग मशीन में धो के? नहीं, ये भगदड़ जो मचेगी वो 2 जगहों पे मचेगी। एक तो जेल जाने की भगदड़ मचेगी, दूसरा ममता बनर्जी अपनी खुद की बचाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था कि इलेक्शन के बाद जो है ये जो ईडी से फाइल छीन के भागी थी उसके ऊपर जो है वो जेल जा सकती हैं, क्योंकि वो बहुत ही गलत काम की थी वो एक तरीके से, और सीएम पद का दुरुपयोग की थी। तीसरा भगदड़ मचेगा इनके ऊपर, जो बांग्लादेशी यहाँ पे बैठे हुए हैं और स्वास्थ्य साथी, उसके बाद लक्ष्मी भंडार, ये सब देके इनको यहाँ पे वोट बैंक की तरह यूज कर रहे थे। इन सब की जो है अच्छी खासी मशक्कत होगी। एक अभी जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो ममता बनर्जी एक जगह चुनावी भाषण दे रही थी, और पूरे भाषण में वो एसआईआर का विरोध करती रही, और विरोध करते करते लास्ट में वो कहती है अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे कितने लोगों का नाम कटा है, तो वहाँ 90% लोगों ने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया। तो बाद में वो माइक पे ही कहती है कि अरे तो वोट कौन देगा, फिर सबका नाम ही कट गया। तो वो लास्ट में ऐसे सभाओं को संबोधित कर रही थी जिसमें कि वोटर ही नहीं थे। वो कह रहे थे कि मैं 1.5 घंटा यहाँ बोली हूँ, एक वोटर नहीं है। तो ये दिक्कत थी उनके चुनावी जो रैलियां थी और जो उनके जो चुनाव थे। तो खैर हम बहुत ही खुश हैं, और यहाँ पे जो आपने बताया था कि 6 बजे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो 6 बजे प्रधानमंत्री तैयारियां कीजिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं 6 बजे आप कह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज देखिए, इस उम्र में भी प्रधानमंत्री जी इतनी गर्मी में, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह, इतनी गर्मी को आप क्या कहाँ नोटिस कर रहे हैं? बीजेपी हेडक्वार्टर में एसी होता है, मैं गई हुई हूँ रिपोर्टिंग करने। नहीं, मैं बंगाल प्रचार की बात कर रहा हूँ, वहाँ बहुत ज्यादा उन्हीं के बूते तो कमर खिलाना, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही तो चेहरा था। आपने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तो अनाउंस किया नहीं था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इतने इस एज में भी उन्होंने जिस तरीके से वहां प्रचार किया, इतनी गर्मी में प्रचार किया, तो मतलब काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ इसीलिए भी है क्योंकि अगर आपको जीत चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, फिर गर्मी क्या, सर्दी क्या, बारिश क्या, क्योंकि आपके पास बंगाल में सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई था तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसीलिए पूरा बंगाल चुनाव ममता वर्सेस मोदी का रहा, ना कि ममता वर्सेस शुभेंदु या ममता वर्सेस XYZ बीजेपी का कोई और नेता। चलिए रजनी जी असम को लेकर कुछ कहना चाह रही थी। जी रजनी जी, ओवर टू यू। अभी जो भगदड़ की बात की है वो हमारे यहाँ भी देखा गया है कि लास्ट मोमेंट में पैराशूट लैंडिंग हुई है। कांग्रेस के 2 नेता, दिग्गज नेता, हाँ जी, भूपेन बोरा और प्रद्युत बरदोलोई, जो कि मतलब कांग्रेस में एक बहुत मुख्य भूमिका थी उनकी, तो उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किया सिर्फ टिकट मिलने से एक दिन पहले। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए प्रॉब्लम हर मतलब पार्टी में ही है। मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी एकदम 100% अच्छा काम कर रही है। बीजेपी में भी बहुत सारे हैं ऐसे नेता जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता को पता है, आज की जनता अवेयर है, आज की जनता को पता है कि आज की जनता किन्हें चुनेगी। और सबसे बड़ी बात है, जनता ही लोगों को मतलब चढ़ाती है और उतारती है। तो जब हम जनता को, अगर हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारा सबसे मुख्य जो सोर्स है वो है जनता। हम जनता को जब तक उनके हिसाब से उनका जो भी मतलब जरूरतें हैं, जब तक हम वो सब पूरी नहीं करेंगे, सिर्फ मीटिंग्स में बड़ी बड़े भाषण देकर डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। और आप जनता तक नहीं पहुंच सकते। जनता तक पहुंचने के लिए ग्राउंड लेवल में काम करना बहुत जरूरी है। आज की जनता अवेयर जनता है। उनके बारे में क्या कहेंगे जो हेमंता जी के स्टेटमेंट्स राम पांडे जी ने गिनाए?
रजनी जी, उन पर आपका क्या टेक है जो हेमंत नाथ जी के तमाम पोलराइजेशन के स्टेटमेंट्स राम पांडे जी ने गिनाए? ऐसे तो कांग्रेस के भी नेताओं के बहुत सारे मतलब कच्चे चिट्ठे हैं। अगर हम उसको अगर गिनने बैठे तो ये मतलब प्रोग्राम ही कम पड़ जाए। तो बात ये नहीं है, कांग्रेस ने 70 साल 70 साल का उनका रूलिंग पीरियड था, तो असम में 16 मेडिकल कॉलेजेस थे और इस टाइम पे असम में 22 मेडिकल कॉलेजेस है। तो डेवलपमेंट कहाँ है ये देखिए, बच्चों को कितना सीट मिल रहा है ये देखिए। तो बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर एक पार्टी, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है और कांग्रेस बहुत बुरा कर रही है। बात है जनता की। जब भी जनता तक आप जब जनता तक बात पहुंचाएंगे, जब तक जनता के लिए काम नहीं करेंगे तब तक आपको। चलिए, आपका कहना है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जनता के लिए काम किया है, चाहे स्टेटमेंट्स को अगर दरकिनार कर दिया जाए, सीधे डेवलपमेंट पर काम किया और उनकी कम्युनिकेशन पब्लिक से रहती है, जो आपका कहना है। सौरभ त्रिपाठी जी, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको लेकर एक अहम सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या रीजनल पार्टीज अब धीरे धीरे नेशनल पॉलिटिक्स के आगे वीक पड़ती जा रही हैं? देखिए मोनिका जी, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो पांडे जी पहले ही आपक हो चुके हैं। गर्मी के मौसम में हार इनके दिमाग पे चढ़ गए हैं, ठीक है। अभी ये बता रहे थे कि असम में 50,000 रुपए बांटे गए। भाई अगर मान लीजिए बांटे गए, इनके नेताओं को अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं है, इतने से इतने घोटाले किए हैं। अगर सरकार की नीयत साफ रहे तो बहुत से काम हो सकते हैं, पैसे भी बांटे जा सकते हैं। लेकिन इनके यहाँ क्या है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला ले लीजिए, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला ले लीजिए, कॉमनवेल्थ घोटाला लीजिए, इतनी लंबी फहरिस्त है। तो घोटाले की बात ये करते हैं, इनके मुंह से शोभा नहीं देती, आंख के अंदर नाम नया सुफाली बात हो जाती है इनके साथ तो। और जब इसकी बात करें, अब हम लोग आ जाते हैं वापस वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। देखिए वेस्ट बंगाल की जीत 3 चीजों पे है। पहले प्रधानमंत्री का नेतृत्व, वहां के लोगों ने जो डबल इंजन की सरकार होती है उस पर बिलीव किया और वोट किया। दूसरा अमित शाह जी का भरोसा कि डरोगे नहीं, भय से भरोसा तक जो उन्होंने कहा उस पर लोगों ने विश्वास किया, डरे नहीं, बाहर निकले, वोट किए। तीसरी चीज 2 लोगों के साहस, एक तो वहां के जो बीजेपी कार्यकर्ता निडरता के साथ लगे रहे और वहां की जनता जिन्होंने बिना किसी भय, बिना किसी डर के विकास के लिए वोट किया। ये वहां के प्रमुख कारण थे जो कि इस रिजल्ट का कारण बने। जी मोनिका जी, तो आंकड़े लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अपना पक्ष रखने के लिए लगातार बिग अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और 5 ही राज्यों पर प्राइम न्यूज की पैनी निगाह बनी हुई है। आंकड़े आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आगे भी अपडेट इसी तरह से आपको देते रहेंगे। ये विशेष कवरेज हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।